दोस्तों हम विजन आईएएस के फुल लैंड टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे यूपीएससी 2020 और 2021 के लिए। यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो 21st क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट से 20 क्वेश्चन कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। देखिए नाउ ये क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. It is the only organization of the United Nations having tripartite governing structure representing workers, employers and government. The World Employment and Social Outlook is one of the flagship project. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 and 3, 1 2 3 और 1 3। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये 1999 में बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ओके, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के पार्ट के हिसाब से बनाया गया था। ये ट्राईपार्टाइट गवर्निंग स्ट्रक्चर है, ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव वर्कर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये इसका एक स्पेशलिस्ट एजेंसी बनाया गया था 1946 में। ठीक है, 1946 में इसका एक स्पेशलिस्ट एजेंसी बनाया गया था, जो कि न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन बना था। ILO बिकॉम ए स्पेशल एजेंसी ऑफ न्यूली फॉर्म यूनाइटेड नेशन का न्यूली फॉर्म स्पेशल एजेंसी बना था ये। और यहाँ पे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट होता है ILO का। तो ये सब जो है वो सही है। याद रखिए यहाँ पे 187 टोटल कंट्रीज होते हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ILO का। फाउंडिंग मेंबर मतलब शुरुआत से ही इंडिया यहाँ पे है, जिसका फॉर्मेशन जब हुआ था इंडिया तभी से इसके साथ है। with reference to Indian traditional art, which of the following is not a type of scroll painting? कौन सा इनमें से स्क्रोल पेंटिंग नहीं है बोला है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, कुछ और फ्लैगशिप रिपोर्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ILO का फ्लैगशिप रिपोर्ट होता है वेसो, एक वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसके बारे में मैंने आपको बोला। दूसरा होता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट और तीसरा होता है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब ये देखते हैं, यहाँ पे बोला कौन सा स्क्रोल पेंटिंग नहीं है। तो स्क्रोल पेंटिंग यहाँ पे वार्लिंग पेंटिंग जो है वो स्क्रोल पेंटिंग नहीं है। पॉपुलर स्क्रोल पेंटिंग जो है वो पट्टचित्र है। ठीक है, पट्टचित्र कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, मेनली उड़ीसा को बिलोंग करता है। पट्टचित्र इज आर्ट फॉर्म इज नोन फॉर इंटीग्रेट डिटेल्स एज वेल एज मैथोलॉजिकल नैरेटिव एंड फोकटेल्स डिस्क्राइब्ड इन इट। उसके बाद चेरियल जो है ये भी एक स्क्रोल पेंटिंग है। इट इज स्टाइलाइज वर्जन ऑफ नकाशी आर्ट, एक नकाशी आर्ट का स्टाइलाइज वर्जन है। रीच इन द लोकल मोटिव्स पेकुलर टू तेलंगाना, ये तेलंगाना को बिलोंग करता है। पहला वाला उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये तेलंगाना। तेलंगाना का कुछ पार्ट हैदराबाद को बिलोंग करता है, मेनली प्रेजेंटली मेड इन हैदराबाद। और ये जो प्रशस्ति पत्र है ये बिलोंग करता है गुजरात को, महाराष्ट्र एंड गुजरात को ये बिलोंग करता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात को बिलोंग करता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वारली जो है वो एक ब्यूटीफुल फोक आर्ट है ऑफ महाराष्ट्र एंड ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय ट्राइबल वोमेन एंड ट्राइबल आर द वारली और मलकर कोली ट्राइब्स फाउंड इन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई। तो ये क्या है? एक ब्यूटीफुल फोक आर्ट है। क्लियर, दिस आर्ट वॉज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन द अर्ली 70s एंड उसको अर्ली आर्ट उसके बाद नाम दिया गया था। ट्राइबल पीपल इसको मेनली बनाते हैं, उनका एक विविड स्टाइल हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, PM स्वनिधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में हमेशा रहता है। तो रिसेंटली लॉन्च किया गया, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। हमने देखिए जो इन्फोग्राफिक्स वाला सीरीज आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स के मदद से चीज़ों को बहुत इजीली समझाया था। ये सब स्टेटमेंट आप उसमें देख सकते हैं इन्फोग्राफिक्स में। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला है कि इट एम्स टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 1 lakh एट सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्ट्रीट वेंडर फॉर रेज्यूमिंग द लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ आफ्टर ईजिंग द लॉकडाउन। ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आने का चांस है। वो स्ट्रीट वेंडर इन अर्बन रूरल एरिया विल बी कवर्ड बाय दिस स्कीम एंड दोज हु आर रिपेइंग द लोन ऑन टाइम और अर्लियर आर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव मिलेगा जो कि लोन ठीक से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर पहला जो बोला है ना, पहला ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि 1 लाख नहीं है, ये 10,000 है। यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा दे दिया है, 10,000 ये है। कैपिटल लोन यहाँ पे मिलेगा 10,000 का, 1 लाख नहीं है। तो पहला गलत है, बाकी दोनों यहाँ पे सही है। और कुछ स्कीम मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा टाइमली रिपेमेंट वालों को। और बाकी जो डिटेल है आप उसमें देख सकते हैं, उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्फोग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ आपको समझाया था।
देखिए यहाँ पे लीडिंग इंस्टीट्यूशन जो है लाइक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एसएचजी बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट। और यहाँ पे ये स्कीम सेल बी इम्प्लीमेंट अप टू मार्च 2022 मार्च 2022 पर्यंत ये रहेगा स्कीम रहेगा इसका। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, करने में मज़ा आता है। मुद्रा राक्षस यहाँ पे बोला है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखा दत्ता ने, तो पहला वाला तो गलत हो गया। देन बृहद संहिता किसने लिखा था? बृहद संहिता बरहा मीरा ने लिखा था, सही है। पंचतंत्र विश्व शर्मा, ये भी सही है। तो सही कौन सा है? सही आपका 2 और 3 है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे बोला है मास एक्सटिंक्शन आर कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन ओनली व्हाइल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन नेचुरल है। मास एक्सटिंक्शन हैव ए डीपर इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम देन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि मास एक्सटिंक्शन कैन बी कॉज्ड बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, ये दोनों में हो सकता है मास एक्सटिंक्शन, व्हाइल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन सिर्फ नेचुरल होता है। तो ये तो सही है सेकंड पॉइंट, लेकिन सेकंड वाला पार्ट इसका सही है, लेकिन ये जो है सिर्फ बोला है ह्यूमन ओनली, ये गलत है। ह्यूमन एज वेल नेचर हो सकता है मास एक्सटिंक्शन, सेकंड वाला यहाँ पे सही है, ग्रेटर इम्पैक्ट मास एक्सटिंक्शन ज़्यादा रहता है देन बैकग्राउंड। 26 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू करंट अकाउंट इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला स्टेटमेंट है द प्राइमरी इनकम अकाउंट इंक्लूड्स ऑल अमाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल टू नॉन रेसिडेंट एंटिटीज इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग टेम्पोररी यूज ऑफ लेबर financial resources. Secondary income account mainly represents cross-border transfer by expedite sending a part of their income to support their families. India has a persistent net surplus position in both primary as well as secondary income accounts. तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है बोला है करेक्ट, तो करेक्ट आपका फर्स्ट एंड सेकंड है, ये वाला गलत है। देखिए प्राइमरी इनकम अकाउंट्स में क्या रहता है? अमाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल टू नॉन रेसिडेंट एंटिटीज एनआरआईज आप बोल सकते हैं इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग टेम्पोररी यूज ऑफ लेबर फाइनेंशियल रिसोर्स। और सेकेंडरी इनकम में आपका मेनली क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर रहता है बाय एक्सपेक्टेड सेंडिंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम टू सपोर्ट देयर फैमिली, जो आपका बोल सकते हैं जो भेजते हैं घर पे, जो बच्चा बाहर में काम करते हैं, जो जिनके वो घर पे पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो रेमिटेंसेस उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इंडिया नेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिएबिलिटी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नेगेटिव नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन पे है, एंड देयर हैज बीन परसिस्टेंट आउटगो फॉर प्राइमरी फ्रॉम द प्राइमरी इनकम अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसलिए परसेंट नेट सरप्लस नहीं है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव है, इसलिए जो है वो गलत है, पहला 2 सही है। नेक्स्ट देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है यहाँ पे। एक तो आपका इंडियन लीग है, दूसरा आपका मद्रास महाजन सभा, तीसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्रोनोलॉजिकल मैनर में इसको सजाना है, तो ऑप्शन देखिए बी जो है करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था 1851 में कलकत्ता में। दूसरा आप देख सकते हैं इंडियन लीग बना था 1875 में, 1875 में इंडियन लीग बना था। और तीसरा यहाँ पे मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 में बना था, 1884 में महाजन सभा बना था बाय वीरागाचारी एंड सुब्रमण्यम अय्यर। और यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है उसको राजा राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था एज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और इंडियन लीग जो है उसको शिशिर कुमार घोष ने बनाया था। ये तो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी है, वो 1876 में बना था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में बना था। तो यहाँ पे अगर 4 होते तो यहाँ पे ये वाला तीसरा प्लेस में होता, और इसने सुपरसीड किया था इंडियन लीग को, ठीक है। तो आपका 312 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे उसके ऊपर बोला है नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिलेटेड करेक्ट नहीं है बोला है। इलेक्शन अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड अंडर द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी। मेंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइन दिस। Whenever Constitution Assembly met as the constituent body, it is chaired by Rajendra Prasad. After the adoption of the Constitution in January 1950, a Constitution Assembly ended its role as a constituent body. तो यहाँ पे बोला है कौन सा सही नहीं है, प्रिंसली स्टेट ने कभी ज्वाइन नहीं किया था, ये तो नेवर बोला था। जब भी ऐसा आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक्सट्रीम वर्ड मिलता है ना, तब वो गलत होता है। तो अब 29th क्वेश्चन देखिए,
केयर प्रोजेक्ट, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये बाकी सब गलत है, सार्क, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनईपी गलत है, सिर्फ वर्ल्ड बैंक इज करेक्ट आंसर। केयर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूव्ड $39.5 मिलियन टू बोल्स्टर क्लाइमेट एक्शन इन साउथ एशिया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम जितना हमको नॉलेज चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफन इन न्यूज़ व्हाई। देखिए यहाँ पे उसको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, अंडर इट द वर्ल्ड बैंक रिलीज परचेजिंग पावर पैरिटीज दैट एडजस्ट फॉर डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इंडिया फॉर कोऑपरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ICP एक्टिविटीज़। तो कौन सा इसमें सही है बोला है, देखिए तो ये जो है दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे था कि 2017 में ये वाला लॉन्च हुआ था, 2017 में ये लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हैं 2-3 साल का पूछता है, इसलिए ये जो वीडियो है वो 2022 वालों तक भी काम में आएगा, जो 2022 में अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी काम में आएगा। तो दिस ICP इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव अंडर द गाइडेंस ऑफ UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो ये भी सही है। और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द नोडल एजेंसी और नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31st क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर ब्रीदिंग propulsion सिस्टम। तो एयर ब्रीदिंग propulsion सिस्टम it utilize the atmospheric oxygen during the launch vehicles flight through atmosphere, सही है। It was used in GSLV Mk3, GSLV Mk3 में इसको यूज किया गया था, which was used to launch Chandrayaan 2। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। 2016 में जब स्क्रैम जेट का फ्लाइट टेस्टिंग हो रहा था उस टाइम में इसको यूज किया गया था एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। एंड दिस GSLV Mk3 चूज टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट इन 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। ABPS वाज नॉट यूज इन GSLV Mk3, ठीक है। यहाँ पे एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम इसमें यूज नहीं किया गया था, इसमें इसरो का सिस्टम यूज किया गया था। इसरो का एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था, ये यूज़ नहीं किया गया था इसमें। तो ये वाला गलत है। GSLV Mk3 चंद्रयान 2 के लिए सही है, ये सही है, लेकिन इसमें ABPS नहीं यूज़ हुआ था। ABPS का पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है जब यहाँ पे फ्लाइट आगे बढ़ता है, ड्यूरिंग द लॉन्च व्हीकल्स फ्लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को भी यूज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ओनली करेक्ट। 32nd यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में दिया है। देखिए इट वर्क्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस डज नॉट अकर व्हाइल ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल एंड देन परमिट हायर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर केबल। ये तीनों के तीनों सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें, और हायर बैंडविड्थ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो सकता है। कॉपर केबल में उतना हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है सही है। 33rd, which of the following each or are the major agriculture export commodity in value terms for India during last 5 year? मेजर एक्सपोर्ट कौन सा किसका हुआ है? तो राइस, बासमती, पॉल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड कोकोआ। तो देखिए ओनली राइस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, बाकी सब मेजर नहीं है, पल्सेस वगैरह सब मेजर में नहीं आते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है वो भी मेजर में नहीं आते हैं, ठीक है। अमॉन्ग एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया वेजिटेबल ऑयल्स यहाँ पे हाईएस्ट इंपोर्ट में है, तो ये तो पूरा गलत हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइस, बासमती ये हाईएस्ट वैल्यू है। मेराइन प्रोडक्ट जो सब है लार्जेस्ट शेयर एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। अदर मेजर एक्सपोर्ट यहाँ पे आप स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, कॉफ़ी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो कोकोआ प्रोडक्ट है, कोकोआ प्रोडक्ट एंड पल्सेस, ये सब इंपोर्ट किया जाता है, मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट है। वेजिटेबल ऑयल, ये तीनों ना मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट है। खाली राइस, बासमती जो है बासमती राइस ये हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा। उसके साथ साथ कॉटन, शुगर, कॉफ़ी, स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये तीनों के तीनों इंपोर्ट है, तो सिर्फ 1 एंड ओनली करेक्ट होगा। 34th क्वेश्चन देखिए। 34th क्वेश्चन बोला है इन द रन अप
to the first round table conference, which of the following were demanded by Delhi Manifesto 1929? 1929 Delhi Manifesto में क्या यहाँ पे डिमांड किया गया था? The formulation of the constitution for the implementation of the dominion status as round table at the round table conference. There should be a general amnesty for political prisoners and a policy of conciliation. Majority representation of the Congress at the round table conference. तो ये तीनों के तीनों डिमांड था दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 को, और भी बहुत सारा डिमांड था, उसको हम डिफरेंट वीडियो में समझेंगे, लेकिन ये तीन मेन डिमांड थे. फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस at the round table conference. There should be a general amnesty for political prisoners and policy of conciliation and majority representation of the Congress round table conference में रहने के लिए डिमांड रखा गया था 1929 को. तो यहाँ पे गांधी along with मोतीलाल नेहरू और अदर पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ उनका साक्षात हुआ था दिसंबर 1929 को. इसको इरविन पैक्ट भी बोला जाता है. इस पैक्ट के अनुसार ये सब हुआ था उसके बाद, ठीक है. लेकिन इनका जो डिमांड था ना, इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था इसको. ये सब डिमांड को इरविन ने रिजेक्ट कर दिया. वाइसरॉय उस टाइम में थे इरविन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये तीनों के तीनों को. उसके बाद कौन सा मूवमेंट हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जब इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें आप स्टेटमेंट दिया देखिए. इट प्रमोट्स पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर द रेस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. OECD hosts the Secretary of Partnership. India is the founding member of the partnership. तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है. इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फाउंडिंग मेंबर है. OECD ने इसको होस्ट किया एंड और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से यहाँ पे प्रोमोट करता है ये for the evolution of artificial intelligence. Next question. Monoclonal antibodies play an important role in biochemistry. In this context, consider the following statement with respect to monoclonal antibody. These are antibodies produced artificially through genetic engineering and they are used in the treatment of cancer. तो दोनों सही है. देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज या कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है और यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली. दोनों के दोनों सही है. Next question. Consider the following statement with reference to incremental capital output ratio. Incremental capital output ratio को यहाँ पे consider कीजिए. Short term rise in ICOR is necessarily an evidence for declining efficiency in investment, and to achieve equal growth rate, an economy with higher ICOR requires lesser savings than the economy with low ICOR. तो यहाँ पे कौन सा नॉट करेक्ट है बोला है, कौन सा करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत हैं. दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं है. दोनों के दोनों ये गलत है. क्यों गलत है देखिए. ICOR के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए. ये मिसलीडिंग है इंटरप्रेट करना कि शॉर्ट टर्म राइज इन ICOR एज एविडेंस फॉर डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये जो मेजर होता है ICOR का, ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये नहीं करता, ठीक है. बिजनेस साइकिल में उसको इन्फ्लुएंस करता है. विद इन ग्रोथ व्हेन, जब ग्रोथ फॉल होता है द रेशियो राइज करता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो राइज करता है. ग्रोथ फॉल होता है तो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो राइज करता है. इसको आप याद रखते हैं. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रोथ के साथ. फॉर एग्जाम्पल, कोलैप्स इन ग्लोबल डिमांड, जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, दैट कॉज द रेशियो टू राइज इन एवरी कंट्री. हर कंट्री में ICOR राइज हो गया था. तो ICOR इज बेस्ट estimated over the long period of time to eliminate business cycle influence. It is more informative than जब ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. तो शॉर्ट टर्म के कुछ फ़ायदा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है. ये गलत है. और ये वाला सेकंड स्टेटमेंट में गलत है क्योंकि एन इकोनॉमी विथ लो ICOR इज मोर एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग सेविंग इनटू ग्रोथ, whereas इकोनॉमी विथ हाई ICOR उसमें कन्वर्टिंग कम होता है सेविंग में, ठीक है. सेविंग इनटू ग्रोथ कम कन्वर्ट होता है. Thus to achieve equal growth rate को अचीव करने के लिए an economy with higher ICOR will help, ठीक है. हाई ICOR हेल्प करेगा. हायर ICOR रिक्वायर लेस नहीं, हायर ICOR रिक्वायर्ड मोर सेविंग. ये जो लेस है ना, ये गलत है. मोर होना चाहिए यहाँ पे, हायर सेविंग रेट होना चाहिए. तो यहाँ पे हायर या फिर मोर होगा तो सही होगा. तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लब गुड्स के बारे में बोला है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इकोनॉमी, क्लब गुड्स मतलब क्या होता है. क्लब गुड्स मतलब प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड बाय एनीवन and their consumption does not reduce their availability to other, या फिर product can be restricted for individual consumption but their consumption does not reduce their availability to other. Product which can be consumed by anyone but consumption reduced to availability of other, ये तो गलत है पूरा. can be consumed by anyone बोला है, सब कंज्यूम नहीं कर सकते. Product which can be excluded from individual and their consumption by
इंडिविजुअल प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कंज्यूमिंग द सेम गुड, ये भी गलत है। तो ये तो आप 50-50 से ये दोनों काट देंगे। ये एनीवन भी जो बोला है ना, ये एनीवन भी गलत है, तो तीनों के तीनों यहाँ पे कट जाएगा। क्लब गुड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी में बोला है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्टेड है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कंजम्पशन अवेलेबिलिटी किसी को सबके लिए रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन अवेलेबिलिटी सबके लिए है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। पहला तो होता है आपका पब्लिक गुड। पब्लिक गुड मतलब क्या होता है? पब्लिक गुड डिस्क्राइब प्रोडक्ट दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। कोई किसी के लिए यहाँ पे एक्सक्लूडेबल नहीं है, किसी के लिए राइवल नहीं होता। प्राइवेट गुड लेकिन क्या होता है? प्राइवेट गुड आर प्रोडक्ट दैट आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, मतलब सब लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ लोग करेंगे और ये राइवल होता है, इसमें कंपटीशन होता है। पब्लिक में कोई कंपटीशन नहीं होता है। कॉमन रिसोर्स तो सबके लिए कॉमन होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, बट राइवल इसमें भी हमको देखने के लिए मिलता है कॉमन रिसोर्स में। और क्लब गुड में एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवल नहीं है। तो चार देखिए पूरा अलग अलग है। पब्लिक में एक्सक्लूडेबल भी नहीं है, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ, एक्सक्लूडेबल वाला या राइवल वाला। तो एक्सक्लूडेबल भी नहीं है कि राइवल भी नहीं है। पब्लिक में एक्सक्लूडेबल भी है, राइवल भी है। उसके बाद आपका कॉमन, कॉमन में जो आता है, कॉमन में एक्सक्लूडेबल नहीं है लेकिन राइवल है। और जो क्लब है, क्लब में यहाँ पे एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवल नहीं है। तो ये चार्ट आप याद रख सकते हैं, इसको आप अच्छे से फेयर में बना लीजिएगा सो दैट आपको अच्छे से याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन में बोला है चर्न ग्रुप। ये कर्न ग्रुप जो या फिर चर्न ग्रुप व्हाटएवर, ठीक है, कैन ग्रुप इस इन न्यूज में क्यों था? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस लॉबिंग फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड लिबरेशन विद इन WTO, इसके लिए ये न्यूज़ में था। बाकी नेशनल लॉबिंग, सिलेक्टेड साइंटिस्ट, ये सब गलत है। ये एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए था, ठीक है। चेन ग्रुप जो था वो एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए था। तो क्यों इसके बारे में ट्रेड में था, इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली चेन ग्रुप मेंबर लॉन्च कोविड-19 इनिशिएटिव प्रोटेक्टिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रू ओपन ट्रेड। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या होगा यहाँ पे, उन्होंने एक कोalition किया था 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ, विच अकाउंट फॉर मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के हिसाब से यूक्रेन को भी रखा गया था। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, फिलीपाइंस, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, उरुग्वे, वियतनाम। और यूक्रेन क्या है? ऑब्जर्वर है। यहाँ पे इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 40th क्वेश्चन, मार्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन रिसेंटली इज इन न्यूज। तो ये देखिए करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग शिपमेंट, मार्चेंट ट्रेड बोला है, ठीक है, शिफ्टमेंट के लिए होगा ऑब्वियसली, आप जान सकते हैं। बाकी सब तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला है। मार्चेंट, इंटरनेट बैंकिंग, इंडियन कॉमर्स सॉफ्टवेयर कंपनी, सब गलत है। यहाँ पे शिफ्टमेंट के लिए है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री थ्रू इंडियन इंटरमीडियरी। तो इंडियन इंटरमीडियरी को यहाँ पे यूज कर रहे थे, इसलिए इंडिया में ये न्यूज़ में है। तो यहाँ इस वीडियो में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। 20 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 20 क्वेश्चन इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा सो दैट मेरे को मोटिवेट फील होगा और वीडियो अपलोड करने के लिए। या सिंगल वीडियो में अगर आप पूरा 100 क्वेश्चन चाहते हैं तो भी वो हम बना सकते हैं। नाउ स्टे ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट पार्ट। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग येट। थैंक यू।